गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी हमारी टर्म्स हैं उन सबको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आज हम 17 प्लस टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी से टॉपिक है, आप लोगों को इनके बारे में पता भी होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, इसलिए स्पीड थोड़ी सी हमारी इसमें फास्ट रहेगी। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म है www। ठीक है, अब www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, काफ़ी इजी सी टर्म है, कॉमनली यूज्ड टर्म है। इसी को हम वेब या फिर W3 भी बोल देते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या है वो? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके हेल्प से इंटरनेट के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबलिंग इंफॉर्मेशन टू बी शेयर ओवर द इंटरनेट। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, इसलिए मुझे उसको पूरी तरह से हिंदी में बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है यहाँ पर। अब W3 को टिम बर्नर ली ने इन्वेंट किया था 1989 में, सर्न में, जब वो वर्क कर रहे थे। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब कई बार हमें लगता है कि जो इंटरनेट और जो W3 है ना वो सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो इंटरनेट है वो क्या है? वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मतलब कि वो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करता है या और डिवाइसेस को वो इंटरकनेक्ट करता है, जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा शेयर करते हैं। जबकि जो W3 जो है वो क्या है? वो कलेक्शन है किसकी? डॉक्यूमेंट्स और अदर रिसोर्सेज की, जो कि एक दूसरे से हाइपरलिंक्स या URL से कनेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, जबकि दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो W3 है वो डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज का कलेक्शन है, जो कि एक दूसरे से हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट, URL से कनेक्ट होते हैं। तो अभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जो वेब रिसोर्सेज होते हैं ना, वेब रिसोर्सेज, उनको हम किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि हमारा HTTP और HTTPS है। अगर आपको एक वेब पेज को देखना है तो वेब पेज जब भी हम देखेंगे ना तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो एक URL से स्टार्ट होता है। किसका है? www बिगिंस विद URL, और ये URL हम कहाँ लिखते हैं? वेब ब्राउजर के अंदर लिखते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारी W3 है ना वो सारी पब्लिक वेबसाइट्स जो भी हमें इंटरनेट पे दिखाई देती है, वो जिनको हम देख सकते हैं, उन सभी वेबसाइट्स को रेफर करता है W3। ठीक है, अब आगे देखिए कि जो दीज पेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ हाइपरलिंक्स। मतलब कि जो W3 है उसके पास बहुत सारी पब्लिक वेबसाइट्स है, पेजेस है, ठीक है, जिनको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और वो पेजेस हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि आप एक पेज या एक टेक्स्ट पे क्लिक करो तो दूसरा न्यू पेज ओपन हो जाए। अब बात करते हैं हम वेब जनरेशन के बारे में। तो हमारे पास टोटल 4 जनरेशन आई है अभी, 1.0, 1.20, 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे 5.0, 6.0 के बारे में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम जनरली इन 4 टर्म्स के बारे में देखेंगे, 4 जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट जो जनरेशन है वेब 1.0। ध्यान से देखिएगा कि ये एक स्टैटिक वेब है। स्टैटिक वेब है मतलब कि क्या हुआ कि इसके ऊपर इस जो वेब 1.0 है इसमें केवल स्टैटिक पेजेस को ही होस्ट किया जाता था, मतलब केवल स्टैटिक जो पेजेस हैं उन्हीं को डिस्प्ले किया जाता था। स्टैटिक का मतलब क्या है? जो पेज आपने एक बार दिखा दिया उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हर बार आपको सेम पेज ही दिखाई देगा। दूसरी बात, ये केवल रीड किए जा सकते थे। ये जो पेजेस हैं इनमें जो फंक्शंस है ये केवल रीड किए जा सकते थे, हम इनमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते थे।
एग्जाम्पल देख सकते हो आप, लिव जर्नल और माई स्पेस, ये एग्जाम्पल है वेब 1.0 के। अब वेब 2.0 की अगर बात कर ली जाए तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगर 2.0 तो ये क्या बताता है। ये जो हमारी जो करंट स्टेट है ना आज की डेट में इंटरनेट की, वो बताता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस 2.0 के अंदर हमारे पास यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, मतलब कि यूज़र खुद के भी कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर सकता है। और इसके बारे में जो एक मेन बात ध्यान देने लायक है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है और यूजेबिलिटी फॉर एंड यूज़र्स है। इसके अलावा आप एक बार देखिएगा कि जो 2.0 आया ना उसके अंदर ऐसा कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, मतलब कि हम कहें कि भाई वेब 1.0 में कुछ टेक्निकल अपग्रेड होके टेक 2.0 आई, नहीं। इसके अंदर सिर्फ इंटरनेट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। अभी तक इंटरनेट का यूज़ सिर्फ स्टैटिक पेजेस के लिए हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास कुछ और इसमें चेंजेस होके क्या क्या आ गया, हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई, ब्लॉग्स आ गए, विकीपीडिया आया, वीडियो शेयरिंग साइट्स आ गई, इमेज शेयरिंग साइट्स है, होस्टेड सर्विसेज, वेब एप्लीकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते हो आज की डेट में वो सब आ गया। तो मतलब 2.0 में क्या हुआ, 2.0 में हम इंटरनेट को थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करने लग गए, ठीक है, 1.0 के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं 3.0 की। अब कौन सी जनरेशन आती है, वेब 3.0। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.0। 3.0 के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, इंडिविजुअल पर ध्यान देती है, इमर्जिंग योर सेल्फ इन डिजिटल एक्सपीरियंस एंड इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट लाइक इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग ऑन ब्लॉकचेन। आप ये सारे नाम आजकल सुन भी रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा, क्रिप्टो करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा, ब्लॉकचेन, ये सब। तो ये क्या हुआ, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। 3.0 ने क्या किया, 3.0 हमें इंडिविजुअली जो है उसको हेल्प करती है, इंडिविजुअल पर्सन का डिजिटली एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उस पर ध्यान दिया जाता है। 4.0 इसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड सिमेंटिक वेब। यहाँ पे लर्निंग की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। इंटेलिजेंट वेब और सिम्बियोटिक वेब भी इसको बोलते हैं। अब जो आजकल नए इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, वो सब वेब 4.0 के भी देन है, या हम कहें कि वेब 4.0 में हम उनको यूज़ करने वाले हैं। अब एक बार डिफरेंस देख लीजिए 1.0, 2.0 और 3.0 का। 1.0 कब आई, 1996 से 2004 में, 2.0 2004 से 2016 और 3.0 2016 प्लस। 4.0 अभी अपने अर्लीस्ट फेजेस में चल रही है, ठीक है। 1.0 में हाइपर टेक्स्ट वेब आती थी, टिम बर्नर्स-ली ने इसका डेवलप किया था। रीड ओनली फाइल थी, स्टैटिक है, मिलियंस ऑफ यूज़र थे इसमें, इकोसिस्टम को फॉलो करता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें ज़्यादातर वेब फॉर्म्स देखने को मिलते थे, HTML पोर्टल FTP का इसमें यूज़ होता था। एग्जाम्पल के लिए आप एक होम पेज को ले सकते हैं। 2.0 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सोशल वेब आ गया, जैसे विकीपीडिया। टिम ओ'रियली ने इसको और डेले डेगर्टी ने इसको डेवलप किया था। ये रीड और राइट दोनों पर्पज़ में यूज़ होती थी। वेब इसमें जो है डायनामिक वेब थी, ये बिलियंस ऑफ यूज़र हो गए। अब वो इकोसिस्टम था, इसके अंदर यूज़र का पार्टिसिपेशन और उसका इंटरेक्शन भी होने लगा। ये बाई डायरेक्शनल है और इसमें कम्युनिटी पे ध्यान दिया गया। इसमें हम वेब एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, XML, RSS, जावा यहाँ पे यूज़ होती थी। ब्लॉग्स और विकीज़ इसके एग्जाम्पल है। 3.0 की अगर बात की जाए तो ये एक सिमेंटिक वेब है, टिम बर्नर्स-ली ने ही इसको डेवलप किया था। ये एक एग्जीक्यूटेबल वेब है, इसमें यूजर्स ट्रिलियंस ऑफ यूज़र हो गए। ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, मतलब खुद को समझे, इस पे ध्यान दिया गया। मल्टी यूज़र वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है। स्मार्ट एप्लीकेशंस इसके एग्जाम्पल है। RDF, SOWL इसमें यूज़ होती थी, और लाइव स्ट्रीम और वेव्स ये भी इसमें एग्जाम्पल्स देखने को
मिलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि W3 क्या होता है और उसकी 4 जनरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस आए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेबसाइट। वेबसाइट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि वेबसाइट होती क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर। वो क्या होती है, वेबसाइट। मतलब कि होस्टेड का मतलब मैं यह कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने खुद की एक वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हो कि वो आपको वर्ल्ड वाइड लोगों को ऑनलाइन दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक वेबसाइट को एक ऐसे कंप्यूटर के ऊपर डालना पड़ेगा, होस्ट करवाना पड़ेगा जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रहे, और वो कंप्यूटर क्या कहलाएगा, वेब सर्वर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वेबसाइट को हमें अगर ऑनलाइन दिखाना है सबको तो हमें उसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है, और एक कंप्यूटर जो कि वेब सर्वर होता है उसके ऊपर उसको अपलोड करवाना पड़ता है। इस वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट के द्वारा, और क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरफेस और डिज़ाइन को वो लोग शेयर करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, इजी है, काफ़ी ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब आगे देखिए कि भाई वेबसाइट में काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइलें हो सकती है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए इतना हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि एक वेबसाइट के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला ही कंपोनेंट उसका होता है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया भी कि होस्टिंग क्या होता है। फिर से यहाँ पे एक बार हम देखते हैं अच्छे से कि होस्टिंग इज द लोकेशन वेयर द वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड। क्या कह रहा है कि होस्टिंग एक ऐसी लोकेशन होगी जहाँ पे हमारी वेबसाइट फिजिकली प्रेजेंट होगी। बाकी जगह पे तो वो ऑनलाइन दिख रही है, लेकिन जो होस्टिंग है वहाँ पे वो फिजिकली अपलोडेड है। ठीक है, वो क्या हो गया, होस्टिंग। अब देखिए, जब एक होस्टिंग प्रोवाइडर, जैसे इंटरनेट देने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वैसे ही एक होस्टिंग प्रोवाइडर भी होते हैं जो वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट की फाइल्स के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वे होस्ट कर रहे हैं वेबसाइट को। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि भाई होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब क्या होता है कि वेब सर्वर पर हमारी वेबसाइट को एक जगह दे दो, एक घर दे दो कि भाई वहाँ पे वो स्टोर हो जाए। अब वेब होस्टिंग में क्या होता है, वेब होस्टिंग जो है इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन शो होगी। ठीक है, जब भी आप एक सर्वर पर कोई भी वेबसाइट को देखते हो उसका मतलब वो वेबसाइट होस्टेड है, मतलब कहीं ना कोई प्रोवाइडर उसको होस्ट कर रहा है। अब आगे देखिए कि भाई किसी वेबसाइट को कितना स्पेस एलोकेट होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो किस टाइप की होस्टिंग को यूज़ कर रहा है। जैसे होता है ना कि आप कौन सा इंटरनेट का प्लान यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उतने GB मिलते हैं। अब होस्टिंग के कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, शेयर, डेडिकेटेड, VPS, रीसेलर, और भी बहुत होते हैं। अब वेब होस्टिंग को आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी वेबसाइट के लिए कोई घर रेंट पे लेना या फिर खरीदना, वो क्या कहलाता है, वेब होस्टिंग कहलाता है। ओ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वेब होस्टिंग कैसे होती है। वेब होस्टिंग के लिए हम अपनी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर से वेब सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं। पहला स्टेप तो हो गया ये कि भाई हमने हमारी वेबसाइट को अपलोड कर दिया वेब सर्वर पर। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जो सर्वर है, जो वेब सर्वर जिस पे हमने उसको अपलोड किया है, उसके रिसोर्सेज जैसे रैम, हार्ड ड्राइव, स्पेस, बैंडविड्थ, वो सब हमारी वेबसाइट को भी एलोकेट हो जाएंगे। और सर्वर का डिवीज़न, मतलब सर्वर रिसोर्सेज का डिवीज़न, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्लान चूज़ किया है। ठीक है, अब ये देखिए शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है, शेयर्ड मतलब मिल बांट कर, मतलब हमने किसी और के साथ जो हमारी वेबसाइट है उसके लिए हमने उसको शेयर किया है। अब ये स्मॉल वेबसाइट्स में यूज़ होती है VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये शेयर्ड होस्टिंग का ही एक स्टेप अप है, ये मीडियम साइज बिजनेस में यूज़ होता है। जो VPS है उसके अंदर क्या होता है, शेयर्ड के अंदर तो क्या होता है कि सब एक दूसरे में क्या कहते हैं,
दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन वीपीएस के अंदर जो है हम अपने नेबर्स से कम डिपेंडेंट होते हैं, हम अपना खुद का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने खुद की ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी साइट को। डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब कि कोई पूरा ऑफिस ही किसी एक को दे दिया, वो क्या होता है डेडिकेटेड। एक्सपेंसिव होती है तो उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलता है। ये आप तब यूज़ करिए जब आपकी वेबसाइट ज़्यादा रिलायबल हो और हाई परफॉर्मेंस देती हो। क्लाउड सर्वर को आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आजकल क्लाउड स्टोरेज आ रही है, वैसे ये क्लाउड सर्वर भी आता है जिसके अंदर वर्चुअल सर्वर कंपोज्ड ऑफ अदर सिंगुलर वेब सर्वर। अब सेकंड कंपोनेंट देखिए एक वेबसाइट का, वो होता है एड्रेस। एड्रेस का मतलब है कि किसी वेबसाइट का यूआरएल, कि जब भी हम एक यूज़र या हम एक वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हम उसके यूआरएल के अंदर एड्रेस बार के अंदर उसका एक एड्रेस डालते हैं या फिर यूआरएल लिखते हैं। ठीक है, एड्रेस बार के अंदर हम क्या डालते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं। अब URI क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, एक टेक्निकल टर्म है जो यूज़ होती है फॉर नेम्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज कनेक्टेड टू W3। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि URI किसको आइडेंटिफाई करेगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा। और रिसोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। URI establishes protocol over the internet to conduct the connection among resources। वही बात है कि URI क्या करेगा, रिसोर्सेज और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाएगा इंटरनेट के ऊपर। तो ये हो गया URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। URI इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज ए लॉजिकल और फिजिकल रिसोर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। URI क्या होता है, अब देखिए URI क्या होता है वो आपको पता चल गया, और उसके रिसोर्सेज के यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं कि वो क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, वेब पेज, इमेजेस और कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। दो टाइप होते हैं, URL और URN। फुल फॉर्म देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ये बात ध्यान से देखिएगा कि हर URL एक URI होता है लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं होता। URN URL हो सकते हैं लेकिन उसका ऑपोजिट नहीं होगा। URL के बारे में देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं जब ये HTTP के साथ यूज होता है। ठीक है, It is an address of resource which can be a specific web page or a file on the internet। मतलब जो भी हमारे resources होते हैं उन सब का उनका क्या होता है, ये एक एड्रेस, और उस एड्रेस को URL बोलते हैं। टिम बर्नर-ली ने 1994 में क्रिएट किया था। URI की ही एक टाइप है। ठीक है, अब URI क्या है, देखो ये नहीं, URL क्या था, URL भी क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है दैट इज यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम W3। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब आगे देखिए कि जो URL होता है एक वेब पेज का, वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है भाई एड्रेस बार में। कहाँ लिखा जाता है, एड्रेस बार में। नीचे आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, http://www.google.com/main पेज। ये नीचे एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं URL के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए URL के पार्ट्स की अगर बात की जाए तो पहला होता है प्रोटोकॉल, जो कि कौन है यहाँ पे, URL के 3 पार्ट्स में पहला पार्ट प्रोटोकॉल जो कि है HTTP, फिर कोलन आएगा और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। उसके बाद आएगा सेकंड होता है होस्ट या डोमेन नेम जो कि है google.com। थर्ड पाथ ऑफ रिसोर्स, मतलब वो वेब पेज जहाँ पे हमें जाना है उसका रिसोर्स होगा। एक URL को हम मैनुअली एंटर करते हैं, ठीक है, एड्रेस बार के अंदर। अगर URL जो हमने टाइप किया है वो कोई वैलिड सर्वर नहीं है तो सर्वर नोट फाउंड का एरर आएगा, और अगर आपने पाथ ही गलत लिखा है तो 404 का एरर आता है। ठीक है, URL के अंदर कभी भी हम स्पेसेस नहीं डालते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश को आप यूज़ करिएगा डिफरेंट डायरेक्टरीज को रिप्रेजेंट करने में। होम पेज क्या होता है, होम पेज जो फर्स्ट वेब पेज, पहला पेज जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तब शो होता है, वो पहला पेज होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब कि वो कैसा दिख रहा है, उसका लुक। फिफ्थ है कंटेंट। कंटेंट मतलब कि जितने भी वेब पेज
पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, वेबसाइट का कंटेंट बनाते हैं। अब वेब पेज की बात कर ली जाए तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज भाई एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो कि HTML के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सारी टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप डेली यूज़ भी करते हो इन सब के, इसीलिए हमारी स्पीड इसमें थोड़ी सी फास्ट है। अब वेब पेज में भाई टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, इमेज, कोई भी, कुछ भी, ग्राफिक्स हो सकती है। वे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं पेजेस, हाइपर लिंक के द्वारा कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और हम कहें तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के अंदर HTML एलिमेंट्स होते हैं जो कि यूज़र के ब्राउज़र पे दिखाई देते हैं। पेज भी आप इसको बोल सकते हो। हर वेब पेज का एक URL होगा जो कि यूनिक होगा। दो वेब पेजेस का सेम URL नहीं हो सकता। एक वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक बुक है, वो एक वेबसाइट है, और बुक के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो क्या कहलाएंगे, वेब पेज। टिम बर्नर-ली ने ही पहला वेब पेज बनाया था। देखिए सारी वेब से रिलेटेड फर्स्ट चीज़ें टिम बर्नर-ली ने ही बनाई है लगभग देखी जाए तो। अब बात करते हैं वेब पेज और वेबसाइट के बारे में, उनका डिफरेंस। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि वेब पेज एक सिंगल वेब डॉक्यूमेंट है, जबकि वेबसाइट कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस होती है। कुछ और डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ठीक है, दैट आर लिंक्ड टूगेदर विद हाइपर लिंक्स। और वेब पेज क्या है, वेब पेज एक सिंगल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं, जबकि वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। वेब पेज को हम किसी डोमेन नेम से एक्सेस करते हैं और URL के साथ कोई एक्सटेंशन नहीं आती। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो URL हम यूज़ करते हैं उसके साथ एक एक्सटेंशन भी होती है। ठीक है, वेबसाइट जो है वो डिफरेंट एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। वेब पेज केवल एक सिंगल एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। वेबसाइट को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है जानने की। और वेब पेज सिंपल होता है, HTML के द्वारा डिज़ाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल Amazon.com एक वेबसाइट है और एक होम पेज एक वेब पेज है। अब देखिए कि हाउ डज ए वेब पेज वर्क, कि एक वेब पेज कैसे वर्क करता है। और यहीं पे इसी डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि एक वेब सर्वर, एक वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र और वेब पेज, ये तीनों कैसे एक्सेस होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आगे भी हम इनके बारे में देखेंगे तो हम इसी डायग्राम का रेफरेंस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, वेब पेज और वेबसाइट, ये चारों चीज़ें यहाँ पे है। अब दूसरी बात ये देखिए कि ये किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो किया जाता है। ये जो एक्सेस डेटा रिट्राइव करने वाली जो प्रोसेस है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बोली जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे एक साइड में ब्राउज़र है, ब्राउज़र के साइड में कौन है, क्लाइंट। मतलब ब्राउज़र किसके पीसी पे इंस्टॉल है, क्लाइंट के पीसी पे ब्राउज़र इंस्टॉल है। ठीक है, तो क्लाइंट जो है वो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेगा, ब्राउज़र में क्या डालेगा, ब्राउज़र के एड्रेस बार में वो किसी भी एक वेबसाइट का URL डालेगा। ठीक है, या उसका एड्रेस हम बोले तो वो क्या डालेगा, URL डालेगा। फिर ब्राउज़र उस URL को एक HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहाँ भेज देगा, वेब सर्वर के पास भेज देगा। ठीक है, वेब सर्वर के पास सारी फाइल वगैरह स्टोर रहेंगी। तो वेब सर्वर उसने कौन से URL की, कौन से वेबसाइट की डिमांड की है, कौन से वेब पेज की डिफाइंड, उस वेबसाइट के कौन से वेब पेज की डिमांड की है, उसको HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्म में ब्राउज़र को देगा और ब्राउज़र जो है क्लाइंट को उसको डिस्प्ले करवाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम काम करता है। ठीक है, अब वेब पेज के एलिमेंट के बारे में बात की जाए तो CSS होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो पेज को हमारे इंटरेक्टिव बनाने में यूज़ होता है। स्क्रिप्ट जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, वो भी इंटरेक्टिविटी और फंक्शनैलिटी के लिए ही यूज़ किया जाता है। मीडिया जैसे ऑडियो, वीडियो और इमेजेस।
अब वेब पेजेस के टाइप्स की अगर बात की जाए तो एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनामिक वेब पेज। नाम से ही पता चलता है कि स्टैटिक वेब पेज मतलब कि जितनी बार भी आप एक वेबसाइट को विजिट कर लो वो सेम इन्फॉर्मेशन शो करेगा। .htm और HTML इसकी एक्सटेंशन होती है। इसको क्लाइंट मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कर सकता। फ्लैट या स्टेशनरी वेब पेजेस भी बोल देते हैं और ये हमेशा क्लाइंट के ब्राउज़र पर उसी फॉर्मेट में दिखाई देंगे जिस फॉर्मेट में वो वेब सर्वर पर स्टोर किए गए हैं। HTML और CSS इसमें यूज़ होता है। डायनामिक की बात की जाए तो इंटरेक्टिव वेब पेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करता है .ASP, .JSP और ये डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को शो करता है। 6 जो कंपोनेंट है वेबसाइट का वो है नेविगेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि नेविगेशन मेन्यू इसमें आ गया। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट, वो सब क्या होता है, नेविगेशन मूव करवाना, वो सब इसका स्ट्रक्चर है। वेबसाइट के टाइप भी 2 होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जो डिस्प्ले करे स्टैटिक वेब पेजेस को, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट केवल स्टैटिक वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है और डायनामिक वेबसाइट जो है वो डायनामिक वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं वेब सर्वर क्या होता है। आप वो डायग्राम देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया था। सेम डायग्राम कहाँ गया, पीछे रह गया ना। हाँ तो चलते हैं। हाँ ये डायग्राम, इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या है, वेब सर्वर है यहाँ पे, जिसके ऊपर सारी फाइलें हमारी स्टोर है, या फिर हम कहें कि वेब सर्वर जहाँ पे हमारी वेबसाइट को होस्ट किया गया है वो क्या होता है, वेब सर्वर होता है। अब देखिए वेब सर्वर एक हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हो सकती है, दैट हेल्प्स टू डिलीवर वेब कंटेंट एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। ये वेबसाइट को होस्ट भी करते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करना भी इनका एक फीचर है, ठीक है। अगर हम कहें कि किसी कंप्यूटर को वेब सर्वर बनना है तो उसको एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और खुद को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक वेब सर्वर एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जो सर्वर साइड की तरफ रन करता है, ठीक है। या और हम कहें कि ये एक इंटर कम्युनिकेशन ऑफ ए वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर इज डन विद द हेल्प ऑफ HTTP। अभी आपने लास्ट डायग्राम में देखा कि HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दिया जाता है। ये स्टैटिक और डायनामिक दोनों ही कंटेंट को शो करता है। ईमेलिंग सर्विसेज और फाइल को स्टोर करने में भी असिस्ट करता है और उसके लिए ये SMTP और FTP को यूज़ करेगा। अब 2 वेब सर्वर होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब सर्वर और एक होता है डायनामिक वेब सर्वर। स्टैटिक वेब सर्वर जो क्या करता है, स्टैटिक वेब सर्वर जो स्टैटिक वेबसाइट्स को शो करेगा और डायनामिक वेब सर्वर कौन से होंगे, जो डायनामिक वेबसाइट्स को शो करेंगे, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्टैटिक जो स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनामिक वेब सर्वर जो डायनामिक वेबसाइट्स को शो करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ सर्वर के नाम। एक आता है अपाचे HTTP सर्वर, ये अपाचे ने बनाया था और ये एक ओपन सोर्स सर्वर है, ठीक है। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया है और ये ओपन सोर्स नहीं है। थर्ड आता है सन जावा सिस्टम वेब सर्वर। तीसरा कौन सा है हमारा, तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है इसको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और ये ओपन सोर्स नहीं है। सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, ये सन मैक्रो सिस्टम ने बनाया था और ये जो सर्वर है हमारा ये फ्रीली ओपन सोर्स है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ जो कहते हैं कि ना कॉमनली यूज्ड सर्वर्स के नाम। अब बात करते हैं हम वेब ब्राउज़र के बारे में। तो ब्राउज़र क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर रिट्राइविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रावर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। या हम कहें कि जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सी साइड में रन करता है, तो ये क्लाइंट साइड में रन करता है। जो भी एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है उसको हम URI के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं और वेब ब्राउज़र एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। कॉमनली यूज्ड ब्राउज़र्स के नाम देख सकते हो, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा।
अब देखिए कि पहला वेब ब्राउज़र जो कि नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था 1990 में। बाद में ये नेक्सस बन गया। 1993 में एंडरसन ने मोज़ेक ब्राउज़र को इन्वेंट किया। 1994 में एंडरसन ने नेटस्केप को इन्वेंट किया। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, क्लाइंट है, उसने ब्राउज़र में यूआरएल डाला, ब्राउज़र ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर को दी, सर्वर ने एचटीटीपी रिस्पॉन्स ब्राउज़र को दिया। अब बात करते हैं वेबसाइट कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ क्या होती है? तो आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, किसी भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? हम कुकीज़ बोलते हैं। ठीक है, वो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। कुकीज़ कुछ वेबसाइट्स बता के स्टोर करती है, कुछ वेबसाइट बिना बताए भी स्टोर कर लेती है। अब आपने देखा भी होगा कि कई बार ऑप्शंस आपको दिखाई भी देगा कि भाई ये कुकीज़ है, इसमें एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। दूसरा देखिए, ये स्टेटफुल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होता है? कुकीज़ की हेल्प से क्या होता है? कुकीज़ की हेल्प से हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारा पैटर्न क्या है, वो सब उसको याद रहता है। इसी याद रहने के बेसिस पे वो उसी टाइप की हमें एड्स बार बार में हमारी ब्राउज़र में, हमारी वेबसाइट पे जब भी हम कुछ ओपन करेंगे तो शो होती है। ठीक है, वो कुकीज़ है। अब एड ऑन के बारे में बात करें तो एड ऑन एक प्रोग्राम, यूटिलिटी और फिजिकल डिवाइस दैट कैन बी एडेड टू ए सिस्टम टू एनहेंस इट्स कैपेबिलिटीज़। ठीक है, मतलब कि क्या है, मैं एड ऑन क्या है? एड ऑन क्या है कि कोई भी हमने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर में कुछ उसको उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये प्रोग्राम डालते हैं। और प्लग इन क्या होता है? प्लग इन जो होते हैं कि पहले से ही कोई वेबसाइट, पहले से ही कोई प्रोग्राम चल रहा है और हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए। ठीक है, वो होता है प्लग इन। आप देख भी सकते हो यहीं पे ये दोनों पॉइंट मेंशन है। ऐड ऑन क्या होता है? किसी सिस्टम की कैपेबिलिटी को एनहेंस करना, और प्लग इन क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कुछ और फीचर्स ऐड करना। यहाँ पे एड ऑन्स के कुछ एग्जांपल भी टाइप्स दे रखे हैं। लैंग्वेज सपोर्ट में जैसे गूगल ट्रांसलेट, कुछ एड ब्लॉकर्स आते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फीचर्स, स्काइप, वीडियो डाउनलोडर फ्रॉम यूट्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्लग इन एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है और ऐड ऑन नहीं होता। मतलब कि प्लग इन जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने कोई प्लग इन इंस्टॉल किया है तो वो हमारा प्लग इन अपने आप इंडिविजुअली खुद को रन करने के लिए कैपेबल होता है। लेकिन जो ऐड ऑन होते हैं वो अगर आप उनको अकेले इंडिविजुअली उनको रन करोगे तो वो रन नहीं करेंगे। वो जिस भी चीज़ के लिए, जिस ब्राउज़र के लिए बनाए गए हैं उसी के साथ वो रन करते हैं। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स के नाम है, देखो, फ्लैश और जावा। फ्लैश एक एडोब का प्लगइन है जो वीडियो प्ले करने के काम आता है, और जावा जो है जावा बेस्ड प्रोग्राम्स को रन करने के काम आता है। तो ये दो, अगर आप अकेले एडोब फ्लैश प्लेयर को भी चलाओगे तो वो वीडियो चला के देगा, है ना। जावा को अकेले को चलाओगे तो भी वो जावा जो हमारे प्रोग्राम्स को रन करेगी। अब कुछ एड-ऑन्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। Add-on a small piece of code that allow users to customize their experience of using a software, adding extra features that are not present in the original installation of program। मतलब कि जब हमने उसको, जब जो सारे लोग जिस गूगल क्रोम को इंस्टॉल करते हैं, आपने भी उसको इंस्टॉल किया, लेकिन आप अपने गूगल क्रोम में कुछ और एडवांस फीचर्स डालना चाहते हो तो आप एड-ऑन का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए टाइप्स है कुछ एड-ऑन्स की। एड ब्लॉकर्स। एड ब्लॉकर्स क्या होते हैं भाई? जो बार बार में एड्स आती है ना हमारे वेब पेजेस पे, एडवर्टाइजमेंट आती है, ये उनको ब्लॉक करता है, एड ब्लॉकर्स। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका एड ब्लॉक, एक एड-ऑन का नाम है ये जो यूज़ किया जा सकता है। सेकंड है वीडियो डाउनलोडर। ये क्या होता है कि भाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर आपको वीडियोज़ डाउनलोड करनी है तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक एड ऑन वीडियो डाउनलोड हेल्पर है जो आपको यूट्यूब, फेसबुक, इन सब की वीडियोस को डाउनलोड करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद थर्ड एड ऑन का नाम है हमारा प्राइवेसी इम्प्रूवमेंट्स। क्या नाम है? प्राइवेसी इम्प्रूवमेंट्स। ये हमारी प्राइवेसी को कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे कि घोस्ट्री। घोस्ट्री एक एड ऑन है। ये क्या करता है? जो कुकीज़ होती है, जो ट्रैकर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है।
ठीक है। 4 आता है प्रोडक्टिविटी एक्सटेंशन, ये हमारे काम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और ये टूल्स जैसे कि टास्क मैनेजमेंट टूल्स या क्विक नोट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। या फिर आप देख सकते हो ग्रामरली, मतलब कि ये एक जिसमें हम स्पेलिंग वगैरह हमारी इम्प्रूव की जाती है, करेक्ट की जाती है, ये भी एक एड ऑन ही है। और ये जितने भी एड ऑन है ना ये प्रोडक्टिविटी वाले, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, ये जैसे MS वर्ड में, जीमेल, आउटलुक, आप इन सब में इनको देख सकते हो। 5th एड ऑन आता है हमारा सोशल मीडिया सपोर्ट। सोशल मीडिया सपोर्ट, अब देखिए सोशल मीडिया सपोर्ट के बारे में। अब सोशल मीडिया सपोर्ट क्या होता है, इसमें एक एड ऑन आता है बफर। क्या नाम है उस एड ऑन का, बफर। देखते हो आप, जब आपने अपनी कोई रील बनाई, पोस्ट डाली, आप उसको सेम टाइम पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों पे एक साथ डाल सकते हो कि तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है बफर एड ऑन की हेल्प से होता है। बफर एड ऑन जो है एक सोशल मीडिया असिस्टेंट है दैट अलाउ यू टू शेड्यूल एंड पब्लिश कंटेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। DNS ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ये प्रोवाइड्स मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेस। तो यहाँ पे जब देखिएगा कि जो यूज़र होता है उसको वो क्या समझता है, यूज़र जो है वो समझता है एक इंग्लिश का नेम, जैसे कि google.com, amazon.com, flipkart.com, है ना, विकीपीडिया, उसको क्या समझ में आ रहे हैं, उसके ये इंग्लिश के नेम समझ में आ रहे हैं जो कि क्या कहलाते हैं, डोमेन नेम कहलाते हैं। इन इंग्लिश नेम को हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। जैसे amazon.com हो गया, ये यूज़र को समझ आते हैं। अब यूज़र ने जब ब्राउज़र के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट करी, उसने लिखा www.google.com, तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर को नहीं समझ आ रहा है कि google.com क्या है, सर्वर को सिर्फ एक न्यूमेरिकल एड्रेस समझ में आता है। सर्वर को क्या समझ आता है, न्यूमेरिकल एड्रेस, जिसको हम IP एड्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। और IP एड्रेस आपने देखा होगा, IP वर्जन 432 बाइट का होता है, 32 बिट का होता है, सॉरी 4 बाइट। इतना आपने जो लास्ट क्लास में मेरी में देखा भी होगा, हमने IP एड्रेस के बारे में अच्छे से डिस्कस भी किया था, सबनेटिंग वगैरह के बारे में, क्लास फुल, क्लास लेस के न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये बात देखिए कि डोमेन नेम से उसको IP एड्रेस में मैप करना है, मतलब कि इन दोनों में तालमेल बैठाना है कि सर्वर को समझ आए कि वो गूगल का ही एड्रेस टाइप कर रहा है, ठीक है। तो DNS एक सर्विस है जो ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। DNS क्या है, DNS एक सर्विस है, ठीक है, जो ट्रांसलेट करती है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अब डोमेन नेम, एक इंग्लिश का नाम याद रखना एक नंबर वाले नाम से तो आसान ही होता है ना। अब डोमेन नेम के भी 3 सेक्शंस दिए गए हैं, एक है जेनेरिक डोमेन, एक है कंट्री डोमेन और एक है इनवर्स डोमेन। जेनेरिक डोमेन जो है वो 3 कैरेक्टर का लेबल होता है और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे एरो एयरलाइन से रिलेटेड हो गई, बिजनेस से रिलेटेड है, कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, EDU एजुकेशनल, GOV गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क, स्पोर्ट सेंटर्स, ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ग्रुप, इसके अलावा और भी काफ़ी है। कंट्री डोमेन क्या होता है, कंट्री डोमेन सेम जेनेरिक डोमेन जैसा ही होता है लेकिन ये 2 कैरेक्टर का होता है। जैसे कि इंडिया का है IN, UK हो गया, US हो गया, ये क्या हो गए कंट्री डोमेन। इनवर्स डोमेन क्या करता है भाई, इनवर्स डोमेन जो है वो मैपिंग करता है एड्रेस टू ए नेम, जो अभी हमने ऊपर देखा कि भाई उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। वर्किंग देखिए, क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। डायग्राम में थोड़ी सी आपको मिस्टेक्स ज़्यादा दिख रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे क्लाइंट है, वेब सर्वर है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया google.com, वेब सर्वर ने उसको DNS सर्वर के पास भेज दिया google.com, DNS सर्वर ने उसका IP एड्रेस वेब सर्वर को भेज दिया, ठीक है। ये 2 प्रोटोकॉल्स देखिए, एक है ARP, एक है RARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP जो है वो इंटरनेट एड्रेस IP एड्रेस को मैक में कन्वर्ट करता है और RARP जो है मैक को IP में कन्वर्ट करता है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय।